हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो FFF वन शॉट होने वाला है शंगवंग, उसको स्टार्ट करते हैं। और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एक ओमेगा को, जो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था और वो एक जगह पे खड़ा था। पुल था वो, और उस पुल के ऊपर खड़ा होकर कह रहा था कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब यहाँ से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगा, मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँगा। और ये कह के वो ओमेगा उस पानी में कूद जाता है। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है पहले का, कि आखिर में क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है 3 महीने पहले का सीन। 3 महीने पहले इस ओमेगा की शादी हुई थी। जब इस ओमेगा की शादी तब ये बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो कह रहा था कि मैं खुश हूँ कि मेरी शादी हो रही है, वो भी मेरे अंकल करा रहे हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है इस ओमेगा का नाम लैन वांगजी है, और सब लोग वांगजी बुलाते हैं। तो हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी अभी बैठा हुआ था और उसके अंकल जो थे कुरैन, वो बता रहे थे कि तुम्हारी शादी मैंने फिक्स कर दी है और तुम्हें वहीं शादी करना है। पहले तो वांगजी कहता है नहीं, वो नहीं करेगा, उसे अभी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। लेकिन जो उसके अंकल थे वो मानते नहीं हैं, क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद उसके अंकल ही उसके सब कुछ थे। तो अंकल की तो बात मानना बनता है ना, क्योंकि अंकल ने ही बचपन से उसे पाला था। और फिर उसके बाद अगर वो अंकल से ही ऐसे बिहेव करेगा तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। तो इसलिए वांगजी मान गया था। और वो कहता है ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये शादी कर लूँगा और मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था वांगजी। पर वहाँ पे लैन शिजान थे। लैन शिजान कहते हैं पर अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी वांगजी कॉलेज में ही है, तो उसकी शादी इतनी जल्दी कराना है ये मुझे सही नहीं लग रहा है अंकल। लेकिन जो कुरैन थे वो कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं मैंने सोच लिया तो सोच लिया, और ये शादी बिज़नेस के लिए हो रही है शिजान, ना कि ऐसे ही। और हमारे बिज़नेस को इससे फ़ायदा होगा। और ये कह के वो शादी फिक्स हो जाती है। और इधर जो वांगजी था वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है ठीक है वो कर लेगा। और ये कह के वांगजी वहाँ से उठता है और अपने कॉलेज चला गया था। और अपना कॉलेज में पूरा दिन बिताने के बाद वो घर आया था, क्योंकि वांगजी के कोई फ्रेंड्स है नहीं जिनसे वांगजी बातें कर सके या फिर कुछ भी अपना दिल का हाल शेयर कर सके। कोई भी फ्रेंड नहीं है, मतलब नाम के भी उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, वो हमेशा अकेला ही रहता है। तो वांगजी के पास कोई नहीं था और वांगजी बस बैठ के यही सब सोचा था कि उसकी शादी होने वाली है, पर उसे अभी तो डेट पता ही नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है रात के जो डिनर था उस पर अंकल बताते हैं कि तुम्हारी शादी 1 हफ्ते के बाद है, और हमने सोच लिया तुम्हारी शादी बहुत नॉर्मल तरीके से होगी, हम ज़्यादा धूमधाम नहीं करने वाले हैं और ज़्यादा गेस्ट भी नहीं बुलाने वाले हैं। तब वांगजी कहता है ठीक है। तब शिशन कहता है पर अंकल ऐसा क्यों, आखिर में जब इतने बड़े घर में शादी हो रही है तो होना चाहिए ना। और अभी तक वांगजी को उस घर का नाम ही नहीं पता था जिस घर में उसकी शादी हो रही थी। वो बस सोच रहा था कि आखिर में किस घर में होने वाली है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछ सके। तो इसलिए उसने नहीं पूछा और उसने इग्नोर भी कर दिया कि छोड़ो जाने दो, उसको पूछने की क्या ज़रूरत है। जहाँ अंकल कहेंगे वहाँ वो आंख बंद करके ही शादी कर लेगा, क्योंकि उसे पता है उसके अंकल कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। तो विंग को इतना भरोसा था, तो इसलिए विंग कुछ नहीं कहता है। वो कहता है ठीक है अंकल, आप जब कहेंगे तब मैं शादी कर लूँगा। और ये कह के वांगजी वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कैसा लड़का है जो हर ओमेगा के पीछे भागता रहता है और तुम उससे शादी करोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है गग्गा हम क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। और वैसे भी मैं जहाँ अंकल कहेंगे मुझे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कह के वो चला जाता है। तब जो चांद थे वो कहते हैं अंकल आप ये शादी कैसे करा सकते हो, आपको पता ना वेंचाओ कैसा है, और वैसे भी वो कितना ज़्यादा बदनाम है, उसके साथ आप कैसे अंकल, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आप वांगजी की ज़िंदगी सीधे से बर्बाद करना चाहते हो। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं देखो शिजान मैं जो कर रहा हूँ वो सही रहेगा, और वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे हमें हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं ये सब प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, और जो तुम्हारे डैड ने अपनी कंपनी शुरू की थी उसको मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं उस लिए भी कर रहा हूँ शिजान, मुझे तो गलत मत समझो। और ये कह के वो समझाते हैं, पर शिचान कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो वांगजी है वो भी तो नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसे शादी नहीं करनी है। वांगजी तो एकदम अपनी किस्मत को जैसे अपना चुका है कि हाँ उसके अंकल जो बोलेंगे वही सही होगा। तो
वांगजी के ऐसे बिहेवियर देख के जो शिचान है वो थोड़ी परेशान है कि आखिर में वो अपने भाई को कैसे समझाए। ऐसे नहीं चलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अफसोस वो समझा नहीं सकते हैं। यही सोचते हैं शिचान और शाय करते हैं और कहते हैं हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और ये कह के शिचान वहाँ से उठते हैं और वो भी चले जाते हैं। और हमें इधर दिखाया जाता है वांगजी को उसके रूम में। वांगजी यही सब सोच रहा था कि उसके ब्रदर कैसे मना कर रहे हैं, पर उसके अंकल चाहते हैं तो वांगजी कर लेगा। अगर उसको इतने सालों तक पालने का, अगर अंकल यही चाहते हैं पालने का, जो भी नतीजा है वही ये चाहते हैं, तो ठीक वांगजी कर लेगा। और वांगजी की लाइफ में कोई ऐसा है भी नहीं कि वांगजी प्यार करता हो और वो शादी ना करना चाहे, तो इसलिए वांगजी को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, तो वो तैयार है। और हमें इधर दिखाते हैं अब धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता। और वहाँ पे जब वांगजी की शादी होने वाली थी, वांगजी एकदम अच्छे से तैयार होता, उसको एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में तैयार किया गया था, रेड रोब्स पहना के, जिसको देख के वांगजी थोड़ा मुंह बना रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही भारी था और वो ये सब इतना ताम झाम चाहता भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब पहनना पड़ा था क्योंकि वेन लोगों ने कहा था कि उनकी शादी ऐसे ही होगी रेड रोब्स में, तो इसलिए उसको मानना पड़ा और वो ये सब करने के लिए तैयार भी हो गया। वैसे भी हर बार वांगजी अपने आप को समझाता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी भी वांगजी यही बैठ के अपने आप को समझा रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सोच के वो सच चला जाता है शादी में। और जब शादी उसकी होती है तब वहाँ पे जो वेन चाओ था वो खड़ा था वांगजी के सामने, और वांगजी को देख के वेन चाओ की आंखों में गुस्सा दिख रहा था और अजीब तरह का एक फीलिंग था जो वांगजी को बड़ा अजीब लगा था कि आखिर में ये लड़का उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, आखिर में वांगजी ने क्या किया है, वांगजी को तो कुछ पता ही नहीं है। और वांगजी ये सब सोच रहा था, पर वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता और कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे क्या लेना देना। और ये कह के वांगजी उन बातों को इग्नोर कर देता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद अब वांगजी के जाने की बारी आ गई थी और वांगजी अपने गग्गा को पकड़ के रो रहा था। और इधर जो कुनाल थे वो कहते हैं वांगजी रोना बंद करो, तुम्हारी शादी मैंने बहुत अच्छे लड़के से कराई है, ये सच में बहुत अच्छा लड़का है। और इधर जो शिचान थे वो अपने मन में कह रहे थे कि बस मेरे भाई तुम अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें तकलीफ़ होगी तो मुझे बुलाना। और ये सोच के अपने मन में फिर वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा, चाहे जैसे आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। और ये कह के वो अपने भाई को समझाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो अपनी फैमिली से मिलने के बाद जाके कार के अंदर बैठ जाता और उसके साथ जो वेन चाओ था वो भी बैठा हुआ था। पर अभी वांगजी सर नीचे करके बैठा हुआ था और वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप था। और इधर जो वेन चाओ था वो देख रहा था बार बार वांगजी को। वांगजी अपने हाथों की मुट्ठी बना के बैठा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे। पर अब उसकी शादी हो गई, अब उसकी दूसरी फैमिली है, अब उसे वहाँ जाके पता नहीं कैसे वांगजी रहेगा, ये सब वांगजी के दिमाग में चल रहा था। पर वांगजी अपने दिल का हाल किसी को बता भी तो नहीं सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, वांगजी सोचा था। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा वेन फैमिली का घर, जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, एकदम कैसल की तरह। और उसको वांगजी तो पहले देख नहीं पाता है, लेकिन अपने वेल में से थोड़ा सा वेल उठा के देखता है तो सच में वो घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और वो रेड और ब्लैक में पूरा पेंट था। ये देख के वांगजी सोचता है ये ऐसा कलर कौन कराता है घर का, ये तो पसंद ही ना आए। और ये कह के वो मुंह बनाता है, लेकिन फिर वो कुछ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि मुंह बनाएगा तो वेल के अंदर है तो कोई देख नहीं पाएगा, तो इसलिए वो मुंह बनाता है। फिर हमें यहाँ से दिखाते हैं उसका घर में वेलकम किया जाता है। और फिर जब वांगजी जाता है तब वांगजी को उसके रूम में भेजा जाता है जो वेन चाओ का रूम था। और वेन चाओ के रूम में जब वांगजी जाता है तब अपने वेल को उठा के थोड़ा बहुत देखता है तो वो रूम पूरा ब्लैक कलर में, मतलब जो उसके वॉल थे वो ब्लैक कलर के थे और जो बेड पे बेडशीट थी वो रेड थी, कर्टन्स थे वो भी रेड थे और रेड फ्लावर से रोज से सजाया गया था रूम, और सब कुछ ब्लैक ब्लैक था। ये देख के वांगजी को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर में ऐसे पसंद कौन रख सकता है, एकदम ब्लैक उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कमरा तो एकदम वाइट कलर का है, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है और कितना प्यारा लगता है, आंखों को सुकून देता है। लेकिन ये कमरा जैसे वांगजी की आंखों में धंस रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये कमरा। पर वो क्या कर सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। और फिर वांगजी जाके बैठ जाता है जो बिस्तर था उस पर, और वहाँ पे बैठ के वो वेन चाओ का वेट करने लगता है। और अभी वांगजी बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था क्योंकि वो अभी इतनी जल्दी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर में वो क्या करे, वो प्रिपेयर नहीं है, पर वो कैसे बताएगा किसी को कि वो प्रिपेयर नहीं है। तो वांगजी यही सब सोच रहा था, पर फिर उसके मन में आता है छोड़ो जाने दो, जो होगा वो देखा जाएगा, आखिर में किस्मत ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा मेरे लिए। और ये कह के वो अपने आप को
अब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ का डोर खुलता है और वहाँ से एक लड़का अंदर आता है जो वेन चाओ था, और वो देख के एक क्रीपी सी स्माइल करता है और कहता है, ओह तो तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और ये कह के वो हंसता है। तभी जो वांग जी था वो चुपचाप बैठा हुआ था अपनी हाथों की मुट्ठी बना के, और वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रहा था। तभी वेन चाओ अचानक से आता है और जो वांग जी था उसके फेस से जो वेल था वो हटा देता है, और हटाने के बाद वो वांग जी का गला सीधा पकड़ लेता है और कहता है तुम। और ये कह के जब वो वांग जी को देखता है तब वो हैरान, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही अगली था। उसके 2 दांत आगे निकले हुए थे और उसकी पूरे फेस पे जो जो पिंपल के निशान थे जैसे ब्लैक ब्लैक हो गया था, और मतलब वो एकदम देखने में अगली लग रहा था। जो देख के वेन चाओ को तो बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि आखिर में इसके हाथों को देखो, इतनी सुंदर, और इसका फेस इतना बेकार। और वो पहले तो सोचा था कि वो किस करेगा और अपनी नाइट स्पेंड करेगा, लेकिन अब ये सब देख के उसका तो दिमाग खराब हो गया है। उसको तो ये सब पसंद ही नहीं आ रहा है। और वो वांग जी का एकदम गला पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है तुम मैंने तो सुना था तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, लेकिन ये क्या है, तुम प्रिटी थे ना, मैंने इसीलिए तुमसे शादी की थी, पर तुम ऐसे दिखते हो, मुझे तो पता नहीं था, मुझे लैंड फैमिली ने धोखा दिया है और मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ उनके साथ कुछ मत करना, प्लीज़ कुछ मत करना। और ये कह के वो बार बार हाथ जोड़ने लगता है, पर जो वेन चाओ था वो कहता नहीं, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझसे बताया गया था कि तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा अगली हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम इतने ज़्यादा बेकार दिखते हो। और ये कह के वो वांग जी को अपने बेड पर से फेंक देता है नीचे, और वांग जी नीचे गिर जाता है, और वांग जी के हाथों में चोट भी लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा आवाज़ करता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। तभी जो वेन चाओ था वो कहता है तुम रहोगे तो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ होने का, एक ओमेगा होने का दर्जा नहीं मिलेगा, देख लेना। और ये कह के वो उसे कहता है तुम मेरे रूम से निकल जाओ, और ये कह के वो कहता है जाओ बाहर। तब वांग जी कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अगर जाऊँगा तो सब क्या कहेंगे। तो वेन चाओ कहता है हाँ, तो मेरे डैड ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो वांग जी को बालकनी में धक्का दे देता है और कहता है तुम यहाँ से दफा रहो और तुम मेरे सामने मत आना। और ये कह के वो सीधा चला जाता है अपने बिस्तर पे सोने के लिए। और इधर जो वांग जी था वो जाके बैठ चुका था जो वहाँ का बालकनी था वहाँ पे, और अभी वांग जी बैठा हुआ था और उसको ठंडी लग रही थी उसके रोब्स में। हाँ, उसने 5 लेयर्स के ये रोब्स पहने हैं, लेकिन फिर भी उसे ठंडी लग रही है, और वांग जी पूरी रात उसी ठंडी में रहता है, क्योंकि वेन चाओ ने जो डोर था उसको क्लोज कर लिया था। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वेन चाओ तैयार होकर चला गया था, और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे मेड आती है, और मेड देखती है वांग जी को जो बालकनी में था, और तभी वो डोर ओपन करती है, और तभी मेड कहती है मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वांग जी कहता है ओह कुछ नहीं, मैं बस आया था और वो डोर लॉक हो गया था और यहाँ कुछ था नहीं कि मैं किसी को बता दूँ। तब वो मेड कहती है ओह अच्छा, और ये कह के वो डोर को ओपन करके दे देती है, मतलब वांग जी को अंदर आने के लिए कहती है। और वांग जी अंदर आता है, फिर वो अपने बैग को खोलता है और फिर वहाँ से कपड़े निकालता है और जाता है। उन कपड़ों को बाथ लेने के बाद पहन लेता है, और पहन के वो अपना थोड़ा मेकअप करता है और फिर नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब यहाँ पे वेन चाओ बैठा हुआ था। ये देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा ही डर लग जाता है, क्योंकि कल रात को उसने वेन चाओ की हरकतें देखी हुई थी। और फिर वहाँ पे सारी फैमिली वांग जी को देखती है और सब लोग ऐसा मुंह बनाते हैं कि मतलब कहना क्या। वांग जी को तो समझ में नहीं ये लोग क्या हुआ है, और ये सोच के वो देखता है सबको, पर कोई भी उसे देख के खुश नहीं था। और सब लोग कह रहे थे इतना भद्दा ओमेगा, हमें तो पता नहीं था कि वेन चाओ के लिए आप इतना भद्दा ओमेगा पसंद करेंगे। वेन रोहान को कहा जाता है, और वेन रोहान कहता है कि देखो मैंने ये बिज़नेस शादी कराई, वो चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, पर इससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। और ये कह के वो सबकी बोलती बंद कर देता। और इधर सब लोग बैठ चुके थे अब खाने के लिए, और वांग जी जब बैठने वाला था तब वेन चाओ कहता है तुम्हें बैठने की कोई जरूरत नहीं, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुम खाना, वो भी सर्वेंट्स के साथ, और तुम्हें यहाँ का खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सर्वेंट वाला खाना मिलेगा जो सर्वेंट्स खाते हैं। और ये कह के वो वांग जी को धमका देता है और सारे सर्वेंट्स से कह देता है कि इसे ये खाना नहीं मिलना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से सब लोग खा के चले जाते हैं, और वेन चाओ के बात पे कोई भी कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो वांग जी था वो सर्वेंट्स के साथ खाने लगता है, और सर्वेंट्स को ये ऐसा देख के बहुत बुरा लगता है कि मतलब अभी इनकी शादी हुई, ये हमारे मास्टर के हस्बैंड थे और इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर सर्वेंट्स बेचारे क्या कर सकते हैं, आखिर में वो भी तो यहाँ पे जॉब ही कर रहे हैं।
और अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उनका भी कुछ भी बोलना लाज़मी नहीं है। तो इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं बोलते, वो लोग बस चुपचाप सुन रहे थे सारी बातों को। और वो लोग अब वांग जी को अपने साथ बैठाते हैं और उसे देते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने राइस बनाया था और सूप बनाया था, तो वही वांग जी भी खाता है। और वांग जी को खाने में इतने नखरे हैं नहीं, तो वो खा लेता है। और फिर जो वांग जी था वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में सोया हुआ था। तभी हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। दोपहर में वन चाओ घर पे आता है और वो अपने रूम में एक लड़की को लेके आया था। और जब वो लड़की आती है तो कहती है, वन चाओ ये तुम्हारे रूम में कौन एक है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार दिखता है, एकदम भद्दा है। तभी जो वन चाओ था वो जोर से चिल्लाता है और वांग जी के फेस पे पानी फेंक देता है। और तभी वांग जी डर के उठ जाता है और कहता है, हाँ क्या 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 हुआ क्या हुआ। तभी जो वन चाओ था वो कहता है कि देखो जाओ हमारे लिए कॉफ़ी ले आओ, और तुम्हें यहाँ पे मैंने सोने के लिए नहीं लाया, तुम्हें और सर्वेंट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। और ये कह के वो वहाँ से दफ़ा कर देता है वांग जी को। और वांग जी नीचे आता है, वो सर्वेंट से पूछता है कॉफ़ी कैसे मतलब कहाँ बनाई जाती है। फिर वो लोग बताते हैं, तो वो जाता है वहाँ कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बना के फिर कुछ स्नैक्स लेके वो रूम में आता है। और जब रूम में आता है तब वो वन चाओ को देखता है, उस लड़की को वन चाओ किस कर रहा था। और ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लगता है और कहता है, वन चाओ ये तुम क्या कर रहे हो वन चाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वन चाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब वन चाओ कहता है, तुम चुप रहो, तुम मेरे कोई भी हस्बैंड नहीं हो, मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड का दर्जा नहीं दिया, और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में चाहे जो करूँ तुम्हें क्या। और ये कह के वो वांग जी के सामने ही उस लड़की को अपनी लैब में बैठा के किस कर रहा था। और उसके जो उसके क्लॉथ से उसमें अपने हाथों को डाल रहा था। और ये देख के जो वांग जी था उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वो तुरंत वो स्नैक्स और जो कॉफ़ी थी उसको वहीं टेबल पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जो वन चाओ था वो अभी अपने मतलब जो गर्लफ्रेंड थी उसके ही साथ था। और जब वांग जी उस रूम से बाहर जाता है तो वहीं वो डोर के पास ही खड़ा होकर रोने लगता है। और तभी अंदर से बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की आवाज़ें आने लगती हैं, और मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जो वांग जी से सहन नहीं होती है। और वो वहाँ से भाग जाता है सीधा गार्डन में, और गार्डन में जाके रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कह के वांग जी बहुत ज़्यादा ही रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन उसके तो सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और ये सोच के वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मुझे अब अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा, मुझे इस लाइफ में अब ऐसे ही रहना होगा। अंकल ने जो डिसीजन लिया है मुझे उसी पे रहना होगा, मुझे अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कह के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझा रहा था कि उसे अब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, उसे ये सब चीज़ें अब झेलनी है। यही सब वांग जी सोच रहा था, पर अभी उसके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो ये सब साझा कर सके। और तभी वांग जी के पास उसके गग्गा का कॉल आता है, लेकिन वांग जी अपनी गग्गा से ये सब छुपाने की वजह से वो अपने आंसुओं को पोंछता है। फिर उसके बाद वो अपनी गग्गा से बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे उसकी गग्गा को कुछ भी पता ना चले कि आखिर में वांग जी के ऊपर क्या बीत रही है, वांग जी के साथ क्या हो रहा है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे, ऐसे ही 1 महीने हो जाते हैं। जो वन चाओ था रोज़ लड़कियां लेके आता था, और यहाँ तक वो रात में भी लड़कियां लेके आता था। और वांग जी जाके जो बालकनी थी वहाँ सोता था। और ये वन चाओ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी उसके साथ आके रूम में सोता था और दोनों नाइट स्पेंड करते थे। और वांग जी बस ये सब आवाज़ें सुन सुन के बहुत रोता था, क्योंकि वो बालकनी में ही रहता था और इसी वजह से उसे सब कुछ सुनाई देता था और वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। और जो गर्लफ्रेंड रहती थी वो सुबह होने के बाद ब्रेकफास्ट करके जाती थी, और पूरी फैमिली को ये चीज़ पता थी, पर पूरी फैमिली में कोई भी नहीं बोलता था वन चाओ को कि वन चाओ तुम्हारा अब एक हस्बैंड है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बल्कि सब उसे ताना ही मारते थे कि तुम इतनी ज़्यादा अगली हो कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर अपने लिए प्यार ढूंढता है। सब लोग वांग जी को ही सुनाते थे, और वांग जी को ये सब चीज़ें बहुत बुरा लगती थी, बहुत ज़्यादा ही उसे ये सब पसंद ही नहीं आता था। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर नहीं, उसे अब ऐसे ही रहना होगा। और ऐसे ही एक दिन 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक दिन फिर से वो लड़की आती है, और आज अभी वन चाओ अपने रूम में था और वो बाहर ही वन चाओ को बुला रही थी, मतलब जो हॉल था वहाँ पे। और तभी वहाँ पे वांग जी जाता और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो लड़की कहती है, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ। तब वो कहता है वो अपने रूम में है। तभी जो लड़की थी वो एक स्मॉक करती है और वो कहती है, मुझे पानी चाहिए, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो तुरंत चला जाता है वहाँ से पानी लाने के लिए। और फिर वो कुछ टाइम में वहाँ पे पानी लेके आता है और उस लड़की को देता है, और वो लड़की लेके स्माइल करती है और कहती है, तुमने मेरी जगह ले ली, तुमने वन चाओ से शादी कर ली, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और ये कह के वो
तुरंत उस पानी को वो अपने हाथों पे गिरा लेती है और उस ग्लास को नीचे गिरा देती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पे वेन चाओ आ जाता है और वेन चाओ कहता है आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी जो लड़की थी वो कहती है कि बचाओ बचाओ, ये देखो ये मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए ये मेरे से बदले निकाल रहा है। देखो देखो इसने पानी मेरे हाथों पर गिरा दिया और ये ग्लास फोड़ दिया। तभी वेन चाओ वांग जी को देखता है और जोर से चिल्लाता है, वांग जी ये तुम क्या किए, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चला दिया। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और रूम में लेके जाता है और उसे नीचे ज़मीन पे फेंक देता है। और जो वांग जी था वो रो रहा था और कहता मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पर जो वेन चाओ था वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर हैंगर मतलब रखे हुए थे बिस्तर पर ही, क्योंकि अभी वो कपड़े पहन के गया था ना, तो वहाँ पे हैंगर छोड़ के चला गया था बिस्तर पर ही। तो उस हैंगर को उठाता है और उसी से वांग जी को मारने लगता है। और वांग जी चिल्ला रहा था, उससे तो विश्वास नहीं होता कि वेन चाओ अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाता था, वो यहाँ पे नाइट स्पेंड करता था और अब वांग जी को मार रहा है। और वांग जी अब चिल्ला रहा था और जो सारे सर्वेंट थे वो गेट के मतलब जो गेट थी उसके बाहर आके खड़े थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए और वांग जी को बचाए, और कोई नहीं जाता, सब लोग बस बाहर ही थे। और इधर जो वांग जी था वो चिल्ला रहा था रूम में, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है, बचाओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, बचाओ मैंने कुछ नहीं किया। और बचाओ जब अपने गुस्से को शांत कर लेता है वांग जी को मारने के बाद, तब वो वहाँ से उठता है और वहाँ से वो नीचे चला जाता है। और इधर वांग जी अब रो रहा था, वो बस ऐसे ही एक लाश की तरह पड़ा हुआ था और उसके बैग से कहीं कहीं से ब्लड आ रहे थे, कहीं पूरा रेड हो गया था, तो ऐसे हो गया था। और अभी वांग जी रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो था। और इधर जो वेन चाओ था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया था और उसकी गर्लफ्रेंड एक डेविल से स्माइल दे रही थी और कह रही थी तुमने मेरी प्लेस ली है ना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ वांग जी, क्या क्या करती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है वेन चाओ के साथ। और इधर वांग जी बस नीचे पड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने तो ये सब सोचा ही नहीं था, उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो क्या करे। बस वांग जी ऐसे ही कह के रोने लगता। और तभी जो एक मेड थी वो थोड़ी ओल्ड थी, वो अंदर आती है और वो वांग जी को ऐसे नीचे पड़े हुए देखती है। तब वो वांग जी को उठाती है और फिर वांग जी को बैठा देती है बिस्तर पे और कहती है मास्टर आप ठीक तो है ना। तभी वांग जी अपनी थोड़ी सी आंखें खोल के उस मेड को देखता है, फिर वांग जी बेहोश हो जाता है। पर उस मेड की इतनी भी मतलब उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो डॉक्टर को बुला सके, तो वो कुछ नहीं बुलाती है और फिर वांग जी को अच्छे से सुला के वो जाती है, खुद ही कुछ मेडिसिन जो रखी हुई थी उसने तो उसको लाती है और वांग जी की जो भी चोटें थी तो उसमें वो लगाने लगती है और कहती है मास्टर आप ठीक हो जाएंगे, आपका इतना दुख देखा नहीं जाता है मास्टर, देखा नहीं जाता है। और ये कह के वो मतलब उसकी आंखों से भी थोड़े आंसू गिर जाते हैं क्योंकि उसे वांग जी के लिए बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी देखने में इतना मासूम बच्चा है और उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो दवा लगा के वहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वेन चाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी बाहर में इंजॉय कर रहा था और वो कह रही थी तुम तो मुझे भूल ही गए हो, मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ को अब तुम अपनी वाइफ के साथ रहोगे ना, तुम मुझे छोड़ोगे। तब वेन चाओ कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, वो मेरा वाइफ है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है और वैसे भी वो इतना ज़्यादा अगली है कि मैं उसके साथ सोच भी नहीं सकता अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। मुझे तो पहले बताया गया था कि लैन फैमिली के ओमेगा बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और मैंने शिचान को देखा होता तो मुझे लगा वो शिचान की तरह ही इतना ब्यूटीफुल होगा, पर मुझे क्या पता था वो इतना ज़्यादा बेकार दिखेगा। अगर शिचान ही ओमेगा होता ना तो मैं उसी से शादी कर लेता, पर अफसोस की बात ये है कि वो ओमेगा नहीं है, वो अल्फ़ा है और ऊपर से उसका भाई ये इतना ज़्यादा बदसूरत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वेन चाओ मुँह बनाता है और ये सुन के वो लड़की स्माइल करती है और कहती है ऐसा ही होना चाहिए। और ये कह के वो अब वेन चाओ के साथ एक रूम में चली जाती है और हमें इधर दिखाया जाता है वांग जी को। वांग जी रात तक सोता रह जाता है और रात को हमें दिखाया जाता है उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखता है अभी वेन चाओ आया नहीं था, पूरे रूम में कोई नहीं था, अभी रात के 10 बज रहे थे पर वेन चाओ नहीं आया होता। ये देख के वांग जी शाय करता है और कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे क्या करना है। और ऐसे ही अब जो वांग जी था उसके दिन बीतने लगे थे और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अब
वांगजी को तो बहुत ज़्यादा ही वेंचाओ टॉर्चर करने लगा था। वो मारता था जब भी वो कहीं से फ्रस्ट्रेट होकर आता था या फिर गुस्सा होकर आता था तो वो मारता था उसे। और अब वांगजी के पूरे बॉडी पर हमेशा चोट के निशान रहते थे, जिसको देख के उस मेड को बहुत तरस आती थी, जो थोड़ी बुजुर्ग थी। पर जो फैमिली थी उसे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, वेंचाओ चाहे जो करे, वांगजी को चाहे मार डाले, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद आज तो हद ही हो गई थी। आज वेंचाओ आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसकी गर्लफ्रेंड ने आज वेंचाओ के सामने ही वांगजी को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा ही मारा। और बार बार जो वांगजी था वो कह रहा था प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वेंचाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर मिलके जो वांगजी था उसे मारने लगता है रूम में, क्योंकि आज घर पे कोई था नहीं तो रूम में वो लोग मारते हैं। और जब वांगजी नीचे गिर जाता और उन्हें लगता है कि वांगजी अब अधमरा हो चुका है, तब वो लोग अपनी वहीं एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दिए थे, जो सुन के, क्योंकि जो मॉर्निंग की आवाज़ें थी वो वांगजी के कानों में आ रही थी। और ये सब सुन के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वो अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलता है तो वो देखता है वेंचाओ उस लड़की के ऊपर है, और वो लड़की अपने फिंगर्स से वेंचाओ के जो बैक है उसमें नेल्स एकदम अच्छे से धसा रही है, कहीं कुछ कर रही है। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वांगजी धीरे से सरकता हुआ गेट के पास आता है और उस गेट को ओपन करके वो बाहर जाता है। और बाहर जाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बैठ के संभालता है, लेकिन अभी भी वो मॉर्निंग की आवाज़ें वांगजी के कानों में आ रही थी, जो वांगजी को सुन के बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। उसे मन कर रहा था वो क्या करे, उसका तो मन कर रहा था यहाँ से वो कहीं पर जाके मर जाए, कहीं भाग जाए। पर अभी वांगजी चलने की हालत में नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल से वो अपने आप को खड़ा करता है और सीढ़ियों को पकड़ के वो नीचे जाता है। और नीचे जाने के बाद वो देखता है इधर उधर कोई नहीं था, और वो गेट खोल के वहाँ से निकल जाता है। और चलते चलते वो पहुँच गया था एक पुल के पास, जहाँ पे वो पहुँचने के बाद उस पुल के ऊपर खड़ा हो गया था। और वो यही सब सोच रहा था कि उसके साथ इतने दिनों में कितना टॉर्चर हुआ, कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ। ये सब सोच के वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वांगजी अभी वहीं पे खड़ा हुआ था। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, क्योंकि अभी जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी तब वांगजी वहीं पे खड़ा था, तो हमें अब दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में। वांगजी खड़ा होकर सब कुछ सोच रहा था कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो गया। उसने तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। वो तो सोचा था कि उसके अंकल ने जिसको चुना है वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और वांगजी ने ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ बताया नहीं, उसने अपने अंकल से कितनी रिक्वेस्ट की, अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, वो मुझे टॉर्चर करता है, वो मुझे अच्छे से नहीं रखता है, प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प करिए। पर कुनैन का तो दिल पिघला ही नहीं, बल्कि कुनैन ने कहा देखो वांगजी वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारे साथ चाहे जो करे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें इन सब से खुद ही मैनेज करना होगा। और वैसे भी एक ओमेगा ऐसा ही क्या जो अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में ना कर पाए, तो तुम्हें वेंचाओ को अपने कंट्रोल में करना चाहिए और यहाँ पे आगे रोना नहीं चाहिए। और जिस दिन अंकल ने ऐसा कह दिया था उस दिन जो वांगजी था उसका तो उम्मीद अंकल से उठ ही चुका था। उसने सोच लिया था वो अंकल से अब कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ नहीं। और फिर वांगजी वहाँ से दबे पाँव सर नीचे करके वापस चला आया था। पर आज सारी चीज़ें वो सोच रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या करे, उसकी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग उसके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। वांगजी बस यही सब सोच रहा था, पर उसको अब क्या करना है, उसके साथ जो हो रहा है वो होने देगा, फिर क्या, सब किस्मत के हाथ में होगा। लेकिन आज तो वांगजी के बर्दाश्त के सब कुछ बाहर हो गया। अब वांगजी नहीं सह सकता, वांगजी ऐसे टॉर्चर भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, उसे इसके बदले अपनी लाइफ को ख़त्म करना पड़े तब भी कोई बात नहीं, वो ख़त्म कर लेगा बिना कुछ दूसरे सोच के वो ख़त्म कर लेगा। और ये सोच के वांगजी अभी खड़ा होकर देख रहा था और अपने रिंग को निकाल के वहीं पे फेंक देता है। और फिर वो पानी में आंखें बंद करके छलांग लगा देता है और वो सोचता है उसकी लाइफ अब बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अपनी लाइफ को एकदम सुकून से ख़त्म करेगा। और अब वो जाएगा वो गॉड के पास और फिर उनसे शिकायत करेगा कि आखिर में उसके मॉम डैड को क्यों ले लिया गॉड ने, और ले लिया तो कभी भी वांगजी की लाइफ में कोई ऐसा क्यों नहीं आया जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा ही प्यार कर सके, या फिर वांगजी से वो इंसान बहुत प्यार करता और वांगजी उसे बदले में प्यार दे ही देता। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और वांगजी ये सब सोच रहा था और वो जाता है, पानी में गिर जाता है। और पानी में गिरने की वजह से जो उसका सर था वो पत्थर में टकरा जाता है और फिर वहाँ से वो बहता हुआ कहीं दूर चला जाता है, जहाँ पे किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया होगा, किसी को नहीं पता। अब हमें दिखाया जाता है सीधा
2 महीने बाद का सीन, 2 महीने बाद एक घर दिखाया जाता है। वो भी घर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। ये घर सच में बहुत सुंदर, और यहाँ पे ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के फूल लगे हुए हैं, और यहाँ पे ढेर सारे एनिमल हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, और फिर बनी तो ऑफ कोर्स है ही। और यहाँ पे ढेर सारी चिड़िए हैं जो अलग अलग रंग के हैं, मतलब हर तरह के लगभग यहाँ पे जानवर पाले हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा गया हो, यहाँ तक कि चिड़ियों को भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया है। ये लोग यहाँ पे जो पेड़ है उसी पे रहती हैं, और फिर उन्हें अगर खाना दिया जाता है तो बस एक सीटी बजा दो, वो लोग आके अपना खाना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, और फिर वहाँ से उड़ के वहीं पे रहती हैं। पर वो इस गार्डन से बाहर नहीं जाती हैं। ये बहुत अच्छी है, पर इन्हें पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखा गया, क्योंकि हर किसी को आज़ाद रहने का तो वो हक होना ही चाहिए, तो इसलिए ये सब आज़ाद हैं। पर ये लोग ये इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन, जहाँ पे एक लड़का अभी लेटा हुआ था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, और उसको देख के लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा ही सुंदर है। और वो लड़का किसी का हाथ पकड़ के लेटा हुआ था और कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। और ये कहते हुए वो हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद की थी, पर वो ये सब जो बोल रहा था वो अपने सपने में बोल रहा था, और बोलते हुए बस वो सोच रहा था कि मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा, तुम ठीक हो जाओगे जल्द से जल्द। और ये कहते हुए वो अभी उठता है और फिर देखता है उसके सामने एक लड़का सोया हुआ है, जो अभी बेहोशी की हालत में, हाँ इसको देख के लग रहा है कि ये कोमा में है, क्योंकि ये 2 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। और अभी जो लड़का है वो ध्यान रख रहा था, तभी उसके पास एक लड़का आता और कहता है, विंग गग्गा, आप कितना यहाँ पे रहोगे, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप यहाँ पे कैसे, मतलब तुम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आप जाओ यहाँ से। और मैं गग्गा के पास रहूँगा दिन भर, मैं उनसे ढेर सारी बातें करूँगा और उनका ध्यान रखूँगा, आप जाओ यहाँ से। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम उसका ध्यान रखोगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं उसे देख रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो ऐसी हालत में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता है उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जब से उसे देखा है तब से मुझे उसे वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये कहकर वो एक बार उस लड़के के जो फेस था उसको सहलाता है, और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, देखो आयुआन, तुम उसका ध्यान रखना, और अगर उसको कोई भी तकलीफ़ दिया ना तुमने तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं देनी है। और ये कह के जो विंग था वो वहाँ से जाने लगता, तब से जो आयुआन था वो कहता, हाँ गग्गा मैं नहीं दूंगा तकलीफ़, आप टेंशन मत लो ना, मैं यहाँ पे रहूँगा। और आयुआन जो है वो अभी 11 साल का है, ठीक है। और इधर जो विंग था वो नीचे चला जाता और नीचे जाके अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। और तभी जो विंग थी उसकी मॉम कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या कर रहे हो? आखिर में उसे होश आ जाएगा, तुम कर, मतलब जो भी बातें करनी कर लेना, तुम उसके पास दिन भर बैठे रहते हो, ऑफिस का इतना सारा काम रहता है, तुम वो सब करते नहीं हो विंग, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें काम से ऐसे छुट्टी नहीं लेनी चाहिए बेटा, ये अच्छी बात नहीं होती है। तब जो विंग था वो कहता, हाँ मॉम मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं उसके पास वहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब वो उठे तब वो मुझे अपने पास देखे, वो अपने आप को अकेला ना समझे। आपको पता है ना कि मैं उससे कितना ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ इतने से महीने में, 2 ही महीने में। तब वो कहता, हाँ मुझे पता है बेटा, पर हम क्या कर सकते हैं, जाने तो अभी उसे रेस्ट करने दो, अभी वो बहुत गहरी नींद में है, जब वो उठेगा ना तो वो तुम्हें पक्का देख के बहुत खुश होगा। हाँ वो तुम्हें पहचानता नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर जैसे तुम्हें प्यार हो गया ना उसको एक ही बार देख के, वैसे उसे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तब जो विंग था वो इस्तेमाल करता और कहता, हाँ मॉम मैं भी ये सोचता हूँ, काश उसे भी मुझसे प्यार हो जाए, तब हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। और ये कह के वो स्माइल करता है, और उसकी मॉम कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं होगा उसे भी प्यार तुमसे, मुझे पता है। और ये कह के वो स्माइल करती है, और फिर विंग वहाँ से चला जाता है अपने कंपनी। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो विंग है उसकी एक मॉम है, मतलब एक ही मॉम रहेगी यार, उसकी मॉम है, डैड है और विंग है, और उसके साथ एक आयुआन बच्चा रहता है जो ऑर्फनेज में था। पर विंग को वो बच्चा इतना ज़्यादा प्यारा लगा, तो जब आयुआन 5 साल का था तभी विंग उसे लेके चला आया था अपने साथ अपने घर पे अडॉप्ट करके। और अभी जो आयुआन है वो उसका भाई है, क्योंकि जो विंग के मॉम डैड है उन्होंने आयुआन को अडॉप्ट किया है। तो हमें यहाँ से दिखाया जाता है अब विंग अपने ऑफिस में था और वो काम कर रहा था, पर उसका काम से ज़्यादा उसका ध्यान तो अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर था, क्योंकि वहाँ पे जो
वांगजी के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस पे वांगजी को विंग देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था, सच में तुम्हें पता नहीं कब होश आएगा, पता नहीं तुम कब मुझे देखोगे और मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी आंखों को देखूंगा जब तुम अपनी आंखें खोलोगे। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम उठ जाओ और मुझसे प्यार करो। हाँ, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम टेंशन मत लेना इसकी। मतलब ऐसे अपनी थिंकिंग में था वो और हमें दिखाया जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ता हो चुका था और विंग का डेली का रूटीन था कि वो जाके वांगजी से मिलता था और हमें यहाँ से पता चलता है कि जो विंग था वो अपनी डैड के साथ एक दिन आ रहा था किसी बिजनेस मीटिंग से, पर उन लोगों ने एक लड़के को ऊपर से छलांग लगाते हुए देखा था, पर वो लोग समझ नहीं पाए ये कौन था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और फिर जब वो लोग कुछ आगे आए तो उन्होंने अपनी मतलब उनकी जो कार थी वो ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे वो लोग रुक गए और तभी उन लोगों ने देखा कि एक बॉडी बहते हुए आई है और वो किनारे लग गई। और ये देख के विंग को पता चल गया कि जो बॉडी उन्होंने देखी हुई थी तो वही बॉडी है ये। और ये देख के विंग एकदम हैरान हो गया था और वो तुरंत जाता है उस लड़के के पास। तब विंग को पता चलता है ये तो एक ओमेगा है। और जब उसका फेस देखा था विंग ने, तब उसे वो फेस देख के बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगा था, बहुत ज़्यादा ही उस फेस को देख के जैसे लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा मासूम है और ये कितना ज़्यादा ही फर्चाइल सा है। मतलब उसके मन में अलग अलग सी फीलिंग्स आने लगी थी। और वैसे भी वांगजी को देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी हालत देख के। और तुरंत वो लोग हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचते हैं, पर जो विंग था वो कहता है नहीं फादर, हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, हम अपने घर पे लेके जाएंगे और वहाँ पे ही डॉक्टर को बुला लेंगे। और ये लोग डॉक्टर को वहीं बुला लिए थे। और फिर अब वांगजी का इतने महीनों से ट्रीटमेंट चल रहा है, पर वांगजी के बॉडी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि जो उसका सर था उस पर चोट लगी थी, तो इस वजह से उसका जो माइंड है वो अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है अपनी बॉडी को, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है वांगजी के उठने में। लेकिन विंग जानता है वांगजी उठेगा, एक दिन उठेगा। और वांगजी के ऊपर विंग को पूरा भरोसा है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं धीरे धीरे। अब 3 महीने हो चुके थे, 3 से 4 महीने हो जाते हैं, पर अभी वांगजी का कुछ भी लग नहीं रहा था कि वो उठेगा। और ऐसे ही एक दिन विंग जाता है वांगजी के पास, अब तुम उठ जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम लैन फैमिली के हो, तुम्हारी शादी हुई थी वेंचाओ से, लेकिन वो इतना टॉर्चर करता था तुम्हें, मुझे सब कुछ पता है वांगजी, उठ जाओ। और मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ वांगजी उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। और ये कह के वो रोने लगता है और कुछ टाइम तक वहाँ पर रोता है, पर वो फिर वहाँ से चला जाता है हिम्मत हार के, क्योंकि उसे लगा था आज भी वांगजी नहीं उठेगा। और अभी रात के 12 बजे थे, तभी जो वांगजी था वो विंग के जाने की थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोल देता है। और आंखें खोलने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता यहाँ क्या चल रहा है। तभी वो अपने आप को थोड़ा सेटल करता है और फिर वो इधर उधर देखता है, पर यहाँ पे कोई नहीं था। और ये उसे हॉस्पिटल रूम नहीं लग रहा था, उसे एक कमरा ही लग रहा था। पर वांगजी उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। और वो वहाँ पे जो पानी रखा हुआ था वो पानी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी थी, हद से ज़्यादा ही प्यास लगी। तो वांगजी उस तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन वो उस पानी के जार को ले नहीं पाता है और वो पानी का जार नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, गिलास भी गिर जाती है और कई सामान जो वहाँ पे रखे हुए थे वो सब गिर जाते हैं। और इतना ज़्यादा आवाज़ सुनने के बाद जो विंग था वो अभी बाहर सीढ़ियों पर ही बैठा हुआ था, सुनने के बाद वो तुरंत भागता हुआ अंदर आता है। और जैसे ही अंदर आता है वो वांगजी को देख के शॉक, उसे तो विश्वास नहीं होता, क्या वांगजी उठ गया, वांगजी उठ गया। और ये देख के वो तुरंत जाता है वांगजी पर और वांगजी को गले लगा लेता है और कहता है वांगजी तुम उठ गए वांगजी। और ये कह के वो उसे गले लगाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता आह। तभी जो विंग था वो उसे छोड़ देता और कहता है आई एम सॉरी वांगजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको पकड़ लिया वांगजी, मैंने तुमको पकड़ लिया, आई एम सॉरी। और ये कह के वो थोड़ा सा छोड़ देता और फिर वांगजी धीरे से कहता है पानी। तब जो विंग था वो कहता पानी, मैं अभी लाता हूँ वांगजी, अभी लाता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से भागता हुआ एकदम रॉकेट की स्पीड में जाता है किचन में और वहाँ से पानी लेता है और फिर वो पानी लेके चला आता है। और फिर वो तुरंत वांगजी को दे देता और कहता है ये लो वांगजी, ये लो। और वो तुरंत दे देता है वांगजी को और वांगजी बस थोड़ा सा पानी पीता है। और फिर उसके बाद जो विंग था वो उसकी आंखों में आंसू थे और वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता वांगजी सच में वांगजी तुम उठ गए वांगजी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी, तुम उठ गए, मुझे तुम्हारी बहुत परेशान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, तुम उठ गए वांगजी, उठ गए। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी जो वांगजी था वो अपने हाथों को धीरे धीरे विंग के जो चीक्स थे उन पर बढ़ाता है और फिर धीरे से जो
विंग के आंसू थे उन्हें साफ करता है और कहता है प्लीज़ आप रोइए मत, प्लीज़ आप रोइए मत विंग। बस जैसे धीरे से जो वांगजी था वो विंग कहता है वैसे वांगजी उसे मतलब वांगजी को विंग देखने लगता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है। तब वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है जो बहुत ज़्यादा एक थोड़ी सी थी पर हाँ स्माइल थी और उसकी चमक जो थी स्माइल की वो वांगजी की आंखों में दिखाई दे रही थी। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैंने सब सुना है, मैंने सब सुना है और मैंने आपकी हर बात सुनी है जो भी आप मुझसे कहते थे इतने दिनों में। मैं सब कुछ सुनता था लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था और ये कह के उसकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। और ये देख के जो विंग था वो बहुत खुश हो जाता है और वो वांगजी को गले लगा लेता है। और तभी वहाँ पे जो आइवान था और मिसेस वी मिस्टर वी वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग जब वांगजी को देखते हैं होश में और विंग को इतना ज़्यादा इमोशनल देखते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली वांगजी होश में तो आया जिससे उनका बच्चा इतना प्यार करने लगा वो तो होश में आ गया। ये देख के वो लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम होश में आ गए बेटा, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम होश में आ गए, चलो अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो लोग वांगजी को देखने लगते हैं और इधर जो आइवान था वो कहता है गग्गा आप होश में आ गए, थैंक गॉड आप आ गए, नहीं तो ये तो मेरी जान ही ले लेते क्योंकि ये कहते हैं मैं आपको परेशान करता था जब आप सोते थे। तब वांगजी कहता है नहीं आइवान तुम मुझे परेशान नहीं करते थे, मुझे बल्कि तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता था और ख़ासकर जब तुम मुझे स्टोरीज सुनाते थे। और ये सुन के जो आइवान था उसकी आंखें बड़ी हो जाती, क्या आपको मतलब इसका मतलब ये मेरी स्टोरी सुनते थे। ओह माय गॉड उस आइवान को विश्वास नहीं होता था। जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी स्टोरी सुनता था, मुझे सुनाई देता था, मैं ऐसा भी नहीं सोया हुआ था आइवान। ये कह के वो स्माइल करता था। आइवान कहता हाँ गग्गा मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आप उठ के चलो अच्छा है आप मेरी फेवरेट गग्गा हो, ठीक है आप मेरी फेवरेट हो। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ। और ये कह के मतलब सब लोग हंसने लगते हैं। अब ऐसे ही हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो वांगजी था उसे आने जाने में दिक्कत होती मतलब वो चल नहीं पा रहा था ना इतने दिनों से वो बेड पे था। तो विंग उसे उठाता है अपनी गोद में और लेके जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। उसे ब्रेकफास्ट मतलब अब जो वांगजी था वांगजी का नैनी एकदम विंग बन चुका था, जैसा लगा था विंग एक छोटे बच्चे का ध्यान रख रहा है। और वांगजी को ये सब बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी। और वो सोच के बस उसकी आंखों में आंसू थे और वो वांगजी जो था वो विंग को गले लगा लेता है कि सच में मेरी लाइफ बदल गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, सच में गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया। और ये कह के वो विंग को गले लगाता है और विंग भी बहुत खुश था वांगजी को पाके। तभी जो वांगजी था वो कहता है पर आपको मुझसे प्यार कैसे हो गया, मुझे तो समझ में आया। तब जब विंग था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बस उसी दिन से जानता हूँ? नहीं मैं उस दिन से नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में ही देखा था। मैंने जब मैं तुम्हारे कॉलेज में एक बार आया हुआ था तुम्हारे डीन से मिलने के लिए, बट मैंने उस दिन तुम्हें देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। पर कुछ दिनों के बाद मेरा दिल टूट गया क्योंकि तुम्हारी शादी वन चाओ से हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था वन चाओ तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए सच में आता वांगजी, सच में आता। तब वांगजी कहता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मेरी फैमिली की गलती है जो मेरे अंकल ने मेरे साथ किया। तब जो विंग था वो कहता है पर वांगजी तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तब जो वांगजी था वो बताता है कि वन चाओ उसे टॉर्चर करता था, मारता था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा हद हो गई और इसीलिए वांगजी वहाँ से चला गया था अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए। और वैसे भी 2-4 दिन पहले उसने अपने अंकल से बात की थी तो अंकल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। तब वांगजी ने सोचा कि वो ज़िंदा किसके लिए रहे जब इसकी चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके गंगा ने उसका कॉल उठाया ही नहीं था तो वांगजी को ये भी चीज़ें बहुत बुरी लगी थी, तो इसलिए वो ख़त्म करने के लिए अपनी लाइफ गया था। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो गले लगा लेता है। और अभी जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है क्योंकि जो वांगजी था उसने वो जो दांतें उसकी जो बाहर थी उसको नकली लगाया हुआ था और जो फेस पे इतना मेकअप लगाया हुआ था वो सब नकली था, जो दाग वोग थे सब कुछ नकली वांगजी ने किया हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था वन चाओ उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करे। बस उसने इसीलिए किया था क्योंकि उसे ये पता था कि वन चाओ हमेशा खूबसूरत ओमेगा के पास जाता है। और वैसे भी वांगजी को ये सब बातें किसी को बताने की क्या ज़रूरत थी। उसके अंकल जहाँ वो शादी करा रहे थे वहाँ चुपचाप वांगजी कर रहा था, पर वो इतना तो बुद्धू है नहीं कि वो कॉलेज में पढ़ता है और वो ऐसे ही शादी कर ले। तो उसने पता लगाया था, उसे पता था वन चाओ बुरा है, लेकिन उसके पास एक उम्मीद थी हो सकता हो वन चाओ ठीक हो जाए, मतलब शादी के बाद सुधर जाए, क्योंकि कई लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं पर वन चाओ ऐसा नहीं था, वन चाओ बहुत बुरा था। तो वांगजी के पास इससे ज़्यादा अच्छा कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाए। उसने तो सोचा था वो 2-4 दिन ऐसे करेगा फिर अपना रियल फेस दिखा देगा, लेकिन वो क्या करता, वन चाओ का तो उसकी तरफ जो भी
बर्ताव था वो बहुत ज़्यादा ही बुरा था। मतलब वो सब कुछ अपने मन में भी सोचता है और कुछ बातें विंग को भी बताता है वांग जी, क्योंकि कुछ बातें तो वांग जी विंग को बताते, उसे बताना चाहता है ना कि क्या हुआ था, तो इसलिए। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब हो चुके थे 1 हफ्ते बीत चुके थे और अभी जो वांग जी और विन थे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, एक दूसरे के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करते थे। और आज विंग और वांग जी शॉपिंग पे जाने वाले थे, क्योंकि जो वांग जी था उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे जो वांग जी को पसंद आए, क्योंकि जो विंग था उसने कलरफुल कपड़े खरीदे हुए थे और अभी जो वांग जी था उसे वाइट कलर के कपड़े, ब्लू कलर के कपड़े, नेवी ब्लू कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो अभी जो वांग जी था उसे ये सब कपड़े पसंद नहीं आ रहे, तो इसीलिए जो विंग था उसने कहा था कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। और ये क्या कि वो लोग कहते हैं शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे उन लोगों ने शॉपिंग की, बहुत मस्ती की। और वांग जी वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश था विंग के साथ। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ ऐसे टर्न आउट हुई है, कि वो इतना ज़्यादा अच्छा से बिता रहा है, इतना ज़्यादा उसकी जो फैमिली है इतनी ज़्यादा अच्छी है, उसे तो बिलीव नहीं होता। पर हाँ, उसे बहुत अच्छी फैमिली मिल गई। उसे तो सच में बहुत गॉड से बहुत ज़्यादा वो थैंक यू करता है कि इतनी अच्छी जो मिसेस वी थी वो एकदम माँ की तरह प्यार करती थी वांग जी को, मिस्टर वी एकदम फादर की तरह प्यार करते थे। ऐसा प्यार तो अंकल ने भी कभी भी वांग जी को नहीं दिया, लेकिन आज उसे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था तो वो खुश था। वो सच में अपनी लाइफ में सब कुछ पा चुका है और चीज़ों की उसे उम्मीद नहीं है। और ये सोच के वो दोनों, मतलब वांग जी सोचा था ये सब, और वो लोग आज का दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर घर पे आते हैं और यहाँ पे जो वांग जी था अब वो रहने लगा था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मिसेस वी कहती हैं वांग जी को, जाओ विंग के लिए खाना लेके उसके ऑफिस चले जाओ। तब जो वांग जी था वो कहता पर मैं कैसे। तब मिसेस वी कहती हैं जाओ, और ये कहकर भेज देती हैं। और जब वांग जी उसके वहाँ पे खाना लेके पहुँचा था ऑफिस पे, तब जो वांग जी था उसे सीधा एक असिस्टेंट लेने के लिए था। और आज भी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज वांग जी खाना लेके आया था। वो सोच नहीं सकता था कि वांग जी सच में टिफ़िन लेके आया। और वो जैसे ही वांग जी रूम में जाता है वैसे ही जो विंग था वो गले लगा लेता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी तुम आए, ओ माय गॉड तुम आए। और ये कह के वो वांग जी को गोल गोल घुमाता है, फिर उसे जो सोफ़ा था उस पर धक्का दे देता है। और फिर वांग जी के ऊपर आके वो वांग जी को किस करने लगता है और कहता है सच में वांग जी, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और किस करते हुए कह रहा था वांग जी, तुम बस मेरे हो, तुम मेरे हो वांग जी, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से अब कभी नहीं जाने दूंगा। तुम अगर जाना चाहोगे ना तभी भी मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा वांग जी, नहीं जाने दूंगा। तब वांग जी कहता है विंग ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है विंग। तब विंग कहता हाँ अब तुम्हें चाहे अजीब लगे चाहे जो मन लगे, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, तुम बस मेरे हो, बस मेरे, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी जाने नहीं दूंगा वांग जी, कभी भी नहीं। और ये कह के वो स्माइल करता है, और ये सुन के वांग जी भी स्माइल करता है। उसके नेक और जो ईयर्स थे वो सब रेड हो चुके थे। वांग जी सच में शर्मा गया था विंग की ऐसी बात सुनकर। और सबसे बड़ी बात, आज फर्स्ट टाइम जो विंग था उसने किस किया था। सच में वांग जी को पहली बार किस का एक्सपीरियंस हो रहा था, और वो इसी वजह से और भी ज़्यादा शर्मा रहा था। पर अब वो क्या करे, विंग तो पावर्ड है ही, ये सोच के वो थोड़ा सा वहाँ से उठ जाता और कहता ठीक है मैं तुम्हारा टिफ़िन लगाता हूँ। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, और फिर वांग जी उसका टिफ़िन अच्छे से लगा देता है। और यहाँ पे जो विंग था वो अपना जो भी था वो कर लेता है, और फिर वहाँ से मतलब वांग जी चला जाता है। अब हमें रात में सीन दिखाया जाता है डिनर टेबल का, पूरी फैमिली बैठी थी, विंग भी था। और विंग तभी कहता है मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, मुझे कुछ अनाउंस करना है। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं क्या कहना है विंग, बताओ क्या हुआ। तब विंग कहता है देखिए मैं फादर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ विंग मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता है फादर मैं वांग जी के साथ इंगेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप 2 दिन के अंदर हमारी इंगेजमेंट अनाउंस कर दीजिए और यहाँ पे एक पार्टी थ्रो कर दीजिए जिससे मैं वांग जी के साथ इंगेजमेंट कर सकूँ। तब वहाँ पे मिसेस वी बैठी हुई थी, तो वो कहती हैं पर बेटा तुम कैसे कर सकते हो, अभी वांग जी की जो भी मतलब शादी अभी बनचाओ के साथ है, तो डिवोर्स नहीं हुआ है, तो कैसे हो जाएगी तुम्हारी शादी। तब जो विंग था वो कहता है पर मॉम मैं उससे इंगेजमेंट कर लूँगा और फिर मैं बनचाओ से डिवोर्स दिला दूँगा, आप टेंशन मत लो। तब मिसेस भी कहती है नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, पहले वांग जी डिवोर्स ले फिर उसके बाद हम ये सब कुछ फिक्स करेंगे, पहले वांग जी को डिवोर्स तो लेना ही होगा, क्योंकि बिना डिवोर्स के हम तुम्हारी शादी वांग जी से तो नहीं करा सकते हैं और ये हमारा फाइनल डिसीजन। तभी वांग जी कहता है एक्चुअली मॉम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है क्या वांग जी क्या कहना चाहते हो। तब वांग जी कहता है मैं विंग से
मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, मैं विंग से मैरिज करना चाहता हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं हाँ हाँ मुझे पता है वांग जी, तुम उससे प्यार करते हो तो मैरिज ऑफ कोर्स करोगे ही, पर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ। तब जो वांग जी था वो कहता है एक्चुअली हमारी मैरिज बस कुछ लोगों के बीच में थी, और यहाँ तक कि हम दोनों ने जो भी हमारे मैरिज के बाद हम रजिस्टर नहीं हुई है तो हमारी मैरिज ये मानी नहीं जाएगी। और वैसे भी हमारी मैरिज की ना कोई फ़ोटो है ना गेस्ट थे, बस मेरी फैमिली थी और वंचाओ की फैमिली थी, और किसी की ना फैमिली थी ना कुछ। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी सच में तुम्हारी मैरिज रजिस्टर नहीं हुई है। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं हमारी मैरिज रजिस्टर नहीं हुई है। एक्चुअली वंचाओ के फादर ने कहा था लेकिन वंचाओ ने कभी कराया ही नहीं, वंचाओ ने मना कर दिया था कि वो मेरे साथ मैरिज रजिस्टर नहीं करेगा। तब विंग कहता है देखा मम अभी इनकी शादी नहीं हुई है तो ये शादी मानी भी नहीं जाएगी, तो मैं इंगेजमेंट कर सकता हूँ। तब मिसेस भी कहती हैं हाँ तब कर सकते हो, क्योंकि जब इनकी शादी ही रजिस्टर नहीं हुई, इन लोगों ने सिग्नेचर ही नहीं किया तो कैसी शादी। और ये कह के अब फाइनल हो जाता है, 2 दिन के बाद इंगेजमेंट होगी। तो इस चीज़ से जो आयवन था वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो अब मेरे दोनों गगा एक साथ रहेंगे। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर इधर उधर दौड़ रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता आयवन इतना मत दौड़, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तब आयवन कहता हाँ मैंने गिरने वाला हूँ, मैं खुश हूँ कि आप दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। अब हमें दिखाते हैं सीधा जिस दिन इंगेजमेंट थी उस दिन का सीन। आज विंग और वांग जी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। विंग एक ब्लैक कलर का सूट पहनता है और वांग जी ब्लू कलर का सूट पहनता है, जिसमें वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और प्लस ये जो सूट था वो एक कपल सूट था जिसमें दोनों सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे। और आयवान तो वांग जी को देख के बेहोश होने का नाटक भी करने लगा था कि हाय मैं बेहोश हो जाऊँगा, विंग गग्गा आप इनसे शादी मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं इनसे शादी करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तब विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा कभी नहीं, मैं विंग को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि जब मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, कभी नहीं आयवन कभी नहीं। और ये कह के वो दोनों भाई एक दूसरे को घूरने लगते। तब जो विंग मतलब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे से लड़ रहे हो। तब विंग कहता है हाँ ये बच्चा नहीं ये मेरा राइवल है। तब जो वांग जी था वो कहता है ये भगवान अब मैं तुम दोनों का क्या करूँ, अगर तुम दोनों ने झगड़ा किया यहाँ पे तो मैं सच बता रहा हूँ मैं सारे कपड़े उतार के चला जाऊँगा सोने के लिए, क्योंकि मैं फिर तैयार होकर नीचे नहीं जाने वाला हूँ अगर तुम लोगों के ऐसे ही नाटक चलते रहे। और मतलब वांग जी एकदम धमका देता है दोनों को। तब आयन कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ आप गुस्सा मत हो, नहीं तो मॉम मुझे ही डांटेंगे। और ये कह के वो भाग जाता है नीचे। और इधर जो विंग था वो वांग जी के पास आता और कहता है वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मुझे तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, मुझे बस तुम्हें कैद करके रख लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें ऐसे देख सके। तब जो वांग जी था वो कहता है तो इसका मतलब हमारी इंगेजमेंट नहीं होगी। तब विंग कहता वांग जी ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, मैं तो इंगेजमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना क्लेम करना चाहता हूँ, बस अपना बनाना चाहता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को एक किस करने लगता है और ये किस थोड़ी देर में रफ किस बन जाता है, क्योंकि जो विंग था वो पहले सॉफ्ट से करता है लेकिन फिर उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर से किस करने लगता है। और इतना ज़्यादा ही बार वो वांग जी के लिप्स पर बाइट कर रहा था, क्योंकि वांग जी जो था वो अपने लिप्स को ओपन नहीं कर रहा था, तो इसलिए विंग बार उसके लिप्स पे बाइट किया जाता। और जिसके बाद जो वांग जी था वो अपने लिप्स को खोल देता और फिर जो विंग था वो अपने टंग से वांग जी के माउथ में एकदम एक्सप्लोर करने लगता है। और फिर वो जब वांग जी अब सांस नहीं ले पा रहा था तब विंग छोड़ता है पर एक बाइट कर लेता उसके लिप्स को। और तब वांग जी कहता ये तुमने क्या किया, मैं अभी नीचे आऊँगा लोग क्या कहेंगे। तब जो वांग जी था वांग जी को देख के विंग स्माइल करता और कहता है देखो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि उसके तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें एक बाइट दिया है कि तुम उसके हो। और ये कह के वो स्माइल करता था, वांग जी कहता हाँ देख लिया। और ये कह के वो हंसने लगता तब विंग कहता है तुमने क्या देख लिया मतलब। तब विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे किस में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तब विंग कहता है अच्छा तो मैं फिर बताऊँ किस करके। तब वांग जी कहता है नहीं अब अगर तुमने क्या देख लिया, तुमने मेरा हेयर स्टाइल भी ख़राब कर दिया और मेरे कपड़े भी, अब मुझे इनको फिर से फिक्स करना पड़ेगा और अगर तुमने फिर से ये किया तो देख लेना मैं मॉम से बता दूंगा। तब विंग कहता हाँ अभी मॉम कर लो तुम्हें तो मैं वेडिंग नाइट वाले दिन ही देखूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, तुम सोच नहीं सकते वांग जी। तब वांग जी कहता हाँ मुझे सोचना भी नहीं है। और ये कह के वो अभी वो दोनों हंसी रहे थे तभी वहाँ पे मिसेस भी आती है और कहती हैं बेटा तुम दोनों कुछ टाइम में नीचे आ जाना। तब वो लोग कहते हैं ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे नीचे का सीन दिखाते हैं। नीचे बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत अमीर थे, मतलब सब लोग के नाम थे कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोग भी आए हुए थे जिनको देख के जो वांग जी था वो हैरान था कि आखिर में इतने बड़े लोग। तब भी कहता हाँ तुमने मुझे क्या समझा, मैं ऐसा ऐरा कह रहा हूँ क्या, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है और मैं यहाँ का अच्छा बिजनेसमैन हूँ। तब
वांग जी कहता हाँ हाँ मुझे पता है वी कॉर्पोरेशन के बारे में, मैंने बहुत सुना है। तब विंग कहता हाँ हाँ तुमने सुना है ना, तो समझ जाओ। और ये कह के वो स्माइल करता और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं और फिर नीचे आने लगते हैं। और जब जो स्पॉट लाइट थी वो उनके ऊपर पड़ती है, तब वहाँ पे कुछ लोग तो हैरान, वहाँ पे वांग जी को देख के कुछ लोगों की तो आंखें बाहर आ रही थी। और जब वांग जी और विंग नीचे आते हैं तो वो सीधा स्टेज पे जाते हैं और मिस्टर वी उन दोनों की एंगेजमेंट करा देते हैं। और ये सब देख के कुछ लोग तो प्रोसेस करना ही भूल गए थे, पर जब एंगेजमेंट हो जाती है और ढेर सारी तालियां बजने लगती है, तब उनका ध्यान जाता है अरे ये क्या हो गया। और तभी वहाँ पे जो जो वेंचाओ की फैमिली थी वो आती और कहती है वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे बेटे के ओमेगा थे ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी वेंचाओ कहता है वांग जी तुम तो बहुत ज़्यादा अगली थे, पर तुम वांग जी। तब वांग जी कहता है मैं देखिए आप लोग को नहीं जानता और मुझे आप लोग से कोई मतलब नहीं है, आप लोग चाहे जो हो। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है। तभी जो विंग था वो कहता है देखिए मिस्टर वेन आप मेरे ओमेगा को परेशान मत करिए, मैं नहीं चाहता मेरा ओमेगा परेशान हो, समझे। तभी जो वेन चाहता वो कहता है पर मिस्टर वी ये मेरा हस्बैंड है और ये आपका हस्बैंड नहीं बन सकता, ये मेरा हस्बैंड है। तब जो विंग था वो कहता है चलो मुझे प्रूफ दिखाओ ये तुम्हारा हस्बैंड है, चलो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं छोड़ दूंगा उसको, बताओ अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ला के दो। तब वेंचाओ कहता है वो मेरी। तभी वेन रॉन्ग कहता है क्या हुआ वेंचाओ, तुम अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले आकर यहाँ पे दिखाओ, मैंने तुमने कहा था ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या हुआ ले आओ और इनके मुँह पे फेंको उसको और विंग के सामने से वांग जी को लेके चलो। तभी जो वेंचाओ था वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी जो वेन रोहन था वो कहता है क्या हुआ वेंचाओ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जाओ ले आओ मैरिज सर्टिफिकेट, मैंने कहा ना। तब वेंचाओ कहता है एक्चुअली डैड हमने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया था। तब वेंचाओ कहता है क्या, वेंचाओ की बात सुन के जो वेन रोहन था वो कहता है क्या, तो वेंचाओ कहता है हाँ मैंने मैरिज रजिस्टर नहीं कराया था। तभी जो वेन रोहन था वो वेंचाओ से कहता है क्या तुम पागल हो गए, तुमने मैरिज रजिस्टर क्यों नहीं कराया, मैंने तुमसे तभी ही कहा था मैरिज रजिस्टर करा लो, पर तुमने क्यों नहीं कराया वेंचाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। एक थप्पड़ देता और कहता है डैड वो पहले अगली था, इसलिए मैं उसके साथ किसी भी मैरिज में नहीं बनना चाहता था, और वो अगर मुझसे मैरिज कर लेता तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करता। तब जो वेन रोहन था वो कहता हाँ तुम अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए तुमने उससे मैरिज नहीं की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो चिल्लाने लगता। तभी जो विंग था वो कह रहा है देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से दफ़ा हो जाइए। और ये कह के वो उन दोनों को बाहर निकलवा देता है। लेकिन उसे पता था कि वांग जी कितना टॉर्चर हुआ, तो इसलिए विंग जो था वो वांग जी का बदला लेने के लिए जो वेंचाओ था उसको बहुत पिटवाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अधमरी हालत करवा देता है। लेकिन उसे हॉस्पिटल भी पहुँचा देता है, क्योंकि वो किसी का खून तो करना नहीं चाहता है विंग, कि वांग जी के नज़रों में वो खूनी बन जाए। पर हाँ अपना जो भी था उसका वो बदला लेता है। और फिर उसके बाद वो वहीं पे एक कॉल करता है और सीधा कॉर्पोरेशन था उससे अपनी जो भी सारी इन्वेस्टमेंट थी उसको बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो वेन कॉर्पोरेशन अब कल सुबह तक बैंक करप्ट हो जाएगी, ये सोच के वो स्माइल करता और फिर वांग जी को देखता। और वांग जी एक किनारे खड़ा था जहाँ पे उससे कोई बातें कर रहा था। तभी विंग वहाँ पे जाता और विंग देखता है और कहता है मिस्टर लैन। तभी वहाँ पे लैंस जानते और वो उनकी आंखों में आंसू था, और इधर जो वांग जी था वो भी रो रहा था। और जो लान शीशन थे वो बार बार वांग जी से माफ़ी मांगते और कहते वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ये सब हो गया, मैं तो यूएस में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैं आया तो मुझे पता चला तुम मर चुके हो, तुम घर से भाग चुके हो या फिर तुम गायब हो गए हो, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले वांग जी, कहीं नहीं मिले, मुझे माफ़ कर दो, अपने गग्गा को माफ़ कर दो वांग जी। और ये कह के वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। और इधर जो वांग जी था वो कहता नहीं गग्गा आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मुझे शादी करने से मना कर रहे थे, बट मैं ही पागल था जो अंकल की बातों में आ गया था, मैं अंकल का एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने ये शादी कर ली। तब जो वांग जी था वांग जी की बात सुन के जो चेचान थे वो कहते हैं वांग जी पर अब तुम अपनी लाइफ में खुश हो ना, क्या मिस्टर वी से तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना। तब जो वांग जी था वो कहते हैं हाँ गग्गा मैं बहुत खुश हूँ गग्गा, सच में विंग के रूप में मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। और वो मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। और इधर शिजान भी अपने ब्रदर के लिए सच में बहुत ज़्यादा ही खुश थे, दिल से खुश थे। और तभी वहाँ पे कुरान आते हैं और कहते हैं वांग जी तुमने सच में बहुत अच्छी शादी की, मतलब उसके कान में कहते हैं। और ये कह के वो विंग को देखते हैं और कहते हैं मिस्टर वी तो इसका मतलब हम आपस में रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब जो वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है नहीं, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, और मुझे आपकी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब
जो कुनाल थे वो कहते हैं, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी की शादी आपके साथ हुई है। तब जो वांगजी था वो विंग को पीछे करता और कहता, आपका बेटा अंकल, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैंने आपसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं, मैं आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। और आप मुझे अपना बेटा कहना बंद करिए। तभी जो शीशान थे वो कहते हैं, देखिए मिस्टर विंग, हमें माफ़ करिए। और ये कह के वो कुनाल का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें लेके जाते हैं और उन्हें खूब सुनाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे ब्रदर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मॉम डैड जिंदा हो गए तो वो कंपनी चाहे जैसे चलती, लेकिन वो ऐसे वांगजी की लाइफ बर्बाद नहीं करते। और वो भी बहुत सारा ही गुस्सा करता। और इधर जो कुनाल थे उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहाँ से चले गए। और वैसे भी उन्हें बस बिज़नेस से मतलब है और पैसों से, तो वो वहाँ से चले गए। और वैसे भी वो सिंगल रह आए हैं, तो उन्हें क्या पता फैमिली का क्या क्या वैल्यू होता है, तो इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहाँ से चले गए। और इधर जो शीशान था वो लास्ट टाइम विंग और वांगजी से मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर अब विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी और हर जगह उनकी शादी की बातें फैली हुई थी कि उनकी अब इंगेजमेंट हो चुकी है, तो 1 हफ्ते बाद शादी है। और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी थी, जिसकी तैयारियां चल भी रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। और इधर जो वांगजी था वो रोज़ विंग के लिए खाना लेके जाता था। और अब तो वांगजी को भी काम, मतलब विंग के ऑफिस में काम करने को कहा जाता है। विंग कहता है, तब वांगजी कहता है, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपनी आर्ट गैलरी खोलूँगा और मैं वहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत पसंद है। ऐसे कह के वो कहता है। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूँगा वांगजी, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो इस्तेमाल करता। और वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बदौलत नहीं करना चाहता, मैं अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। तब विंग कहता, अरे वांगजी, जब तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें करने की क्या जरूरत। तब वांगजी उसे मना करता और कहता, नहीं, मैं खुद करूँगा। और ऐसे ही नोक झोंक में और 1 हफ्ते बीत जाते हैं ऐसे स्वीट मूवमेंट के साथ। और फिर आज शादी थी और आज विंग और वांगजी दोनों तैयार हुए थे और दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। और आज जो शीशान थे वो आए थे और वांगजी को वो जो ज्वेलरी थी वो पहना रहे थे। और इधर जो विंग था वो भी तैयार हो चुका था। और अब हमें नीचे का सीन दिखा था। नीचे सारी जो बिजनेस वर्ल्ड थे वो सब लोग थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स भी थे। और यहाँ पे अब दोनों लोगों की शादी हुई थी, पर यहाँ पे कुनाल नहीं आए थे और ना जो वैन फैमिली थी वो आई थी। वो लोग तो बैंक करप्ट हो चुके थे, प्लस हॉस्पिटल में पड़े थे इतना मार खाने के बाद, तो इसलिए उनकी तो हिम्मत है नहीं यहाँ आने की। तो यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है विंग और वांगजी की शादी होने लगती है। और जो वांगजी था वो अब जब शादी कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था और जितनी भी बैड मेमोरीज थी वो अपनी माइंड से डिलीट कर रहा था। मतलब अपने आप को समझा रहा था कि अब उसे ये सारी बातें याद नहीं करनी है। जैसे वो अपने माइंड को रीसेट कर रहा था कि हाँ, अब उसकी लाइफ से ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो उसे अब इन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। और यही सब सोचते हुए वांगजी स्माइल करता है। और फिर इनकी शादी कुछ टाइम में हो जाती है। फिर विंग जो था वो वांगजी को अपने साथ लेके जाता है रूम में। और रूम में लेके जाने के बाद वो दोनों पूरा रूम देखते हैं। पूरा रूम बहुत अच्छे से सजाया गया था, एकदम सुंदर से। और वहाँ पे वाइट जो रोज़ थे उनसे सजाया गया था, जो देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया कि विंग ने आखिर में ये क्यों कराया। क्योंकि विंग को पता चल गया ना कि वांगजी को वाइट और ब्लू पसंद है, तो इसलिए ये कमरा भी वांगजी के पसंद से ही कराया गया था। जो देख के वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल था। और विंग कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम्हें पसंद आया। तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद। तब विंग कहता है, ओह तो ठीक है, अब तुम मेरी पसंद की भी चीज़ कर दो। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है, क्या तुम्हारी पसंद की। तब विंग कहता है, ऑफकोर्स। और ये कह के वो विंग वांगजी के चेहरे का वेल हटाता है और फिर वांगजी को किस करने लगता है। किस करते हुए कहता है, तुम मेरे हो वांगजी, तुम बस मेरे हो। और ये कह के वो वांगजी के एक एक कपड़ों की खोलने लगता है और उन्हें नीचे गिराने लगता है। क्योंकि इस बार भी वांगजी ने ट्रेडिशनल ही ड्रेस पहनी हुई थी, तो अभी एक एक कपड़ा जो विंग था वो निकालता। और निकालने के बाद वो पूरी बॉडी वांगजी की देखता और कहता, सच में वांगजी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, सच में। और ये कह के वो अब वांगजी को रफली किस करने लगा था और वांगजी भी उसे किस बैक करने लगा था। आज वांगजी सच में बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला और उसके साथ साथ इतनी खूबसूरत फैमिली मिली जो उससे इतना प्यार करती है, उसके लिए जान भी छिड़कती है। सच में वांगजी अपने आप को कह रहा था, वांगजी तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान हो जिसको इतनी अच्छी फैमिली मिली। ऐसी तो फैमिली तुमने सपनों में भी नहीं सोची थी, पर हाँ तुम्हें मिल गई। और ये सब सोचते हुए वो देखता है कि वांगजी के नेक पे विंग ने अपना मांग दे दिया है, जिसकी वजह से उसको दर्द होता है और उसका ध्यान उस तरफ जाता है। फिर जो विंग था वो कहता है, तुम भी मुझे माफ़ करो। और ये चीज़ सुन के वांगजी विंग को खुशी खुशी माफ़ करता है। और हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो यार
प्लीज़ यार कमेंट कर देना। और हाँ, मैं इस स्टोरी के बाद शांगवांग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, बस आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। तो प्लीज़ यार उस पर व्यूज़ देना, जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग को स्टोरी सच में अच्छी लग रही है, तो मैं और जल्दी जल्दी उसके पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। और ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाली हूँ, मैं पहले आप लोग के रिएक्शन देखूँगी। अगर आप लोग के रिएक्शन अच्छे रहे तो मैं जो इसके बाद स्टोरी लाऊंगी वो लॉन्ग ला सकती हूँ शांगवांग वाली। लेकिन अगर इसके बाद जो मैं लॉन्ग स्टोरी शांगवांग की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस पर अगर व्यूज़ आए अच्छे तब लाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ यार प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।